So, hello aspirants. Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज चल रही थी और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 लेक्चर्स एंड उस 8 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने थॉमसन एंड रदरफोर्ड को डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके बाद डिस्कस किया हमने ईएमआर को। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें देखी, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, इन सब के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच वॉज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें अब आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर्स के पोस्टुलेट्स को। और ये आज जो हम बोहर्स की पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे बेटा, उसी पोस्टुलेट को अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फॉर्मूला निकाल कर लेकर आएंगे बोहर्स मॉडल के। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल में देखेंगे वो है हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब हो गया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके पास हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, बोरोन प्लस 4, एक्सेट्रा। ऐसे कितने भी एटम्स आप बना सकते हो। क्लियर है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोहर ने क्या बताया? बोहर ने ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, वो ड्रॉप डाउन इनटू द न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसे रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। जिसे किसने एक्सप्लेन किया? स्टूडेंट ऑफ बोहर, सॉरी स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड विच इज नील बोहर। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा सेकंड बात हमने लिख ली कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। यस और नो? मैंने कहा फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, नेवर ड्रॉप डाउन टू द न्यूक्लियस, इट नेवर लूजेस its energy and never drop down into the nucleus. into the nucleus. क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा ऐसा क्यों, तो उसके लिए इसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया। जब भी हमारे पास में बेटा एटम होता है, ये एटम है, इसके चारों तरफ इसकी कुछ शेल्स बनी हुई है, जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स लग रहा होगा। तो मैंने कह दिया दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? मैंने कहा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस काम करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। यहाँ पर जो हम काउंट में लेने वाले हैं दैट इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? फ्यूगल मींस आउटसाइड, पिटल मींस इनसाइड। तो मैंने कहा कौन सा फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इनसाइड द इनसाइड टू द न्यूक्लियस। ठीक है,
मतलब टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो मैंने कहा एक फोर्स है आपके पास में कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखा था, उसके अंदर मैंने कहा था ये एटम है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर इस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। यहां से पार्टिकल आ रहा है, अगर यहां से पार्टिकल आ रहा है तो ये पार्टिकल की एनर्जी अगर इस डिस्टेंस की एनर्जी के बराबर, इस डिस्टेंस के फोर्स के बराबर हो जाए तो ये पार्टिकल इधर रुक जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इसकी एनर्जी इसके इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी तो ये अंदर की तरफ धंसेगा, और अगर ये वाला ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से तो ये इधर धक्का देगा। लेकिन ये दोनों स्टेशनरी पोजीशन में कब रहेंगे, जब इन दोनों के बीच का जो आर का डिस्टेंस है उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है और इसके काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर हो जाए, तो उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रुक जाएगा। दैट इज द मिनिमम अप्रोचेबल डिस्टेंस, यस और नो। तो मैंने कहा यहाँ पर भी अगर मैं कह दूं ये वाला मैग्नीट्यूड और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है बराबर कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, नहीं आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, नहीं। ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर ही रिवॉल्व करता रहेगा, यस और नो। इतनी बात समझ में आती है। मैंने कहा कि यहाँ पर बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इसने बराबर कर दिया किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर है। अब मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास में के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अलग से ही लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। आई नो दैट Q1 एंड Q2, एक तो क्या हो गया चार्ज आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा चार्ज कौन हो गया आपके पास में, ये एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा हो गया यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पर भी मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज का होता है, तो मैंने कहा प्रोटॉन पर कितना चार्ज ई, मुझे नहीं पता कितने प्रोटॉन है, मान लो Z प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा Z। तो दो Q1 Q2 मेरे निकल कर आ गए, विच इज के ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने कह दिया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, mv स्क्वायर बाय आर। कितना होता है, mv स्क्वायर बाय आर। तो मैंने कहा ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो मैंने कह दिया दिस इंप्लाइज दैट इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो ये दोनों बराबर रख दिया मैंने, क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय ए इक्वेशन ऑफ बोहर। इसका बहुत मेन पॉस्टुलेट है ये, क्योंकि इसी से ही सारे फॉर्मूले निकाल कर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसे आपको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ओके, आइए नेक्स्ट आपके पास में प्रेजेंट है बेटा। अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल हो सकते हैं, लेकिन हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस शेल में रिवॉल्व करता है जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल हो h/2 के। ये था इसका नेक्स्ट पॉस्टुलेट। तो इसने कहा एन एटम कैन हैव infinite shells, but electron can only revolve in those shells in which या फिर shell for which the value of
the value of angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. yes or no? तो मैंने कहा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले मुझे यही देखना है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की बात करें, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. मुझे पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है. लीनियर मोमेंटम होता है आपका मास ऑफ पार्टिकल इनटू लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो कह दिया व्हाट इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस टाइम पर लीनियर मोमेंटम की जगह हम कौन सा मोमेंटम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं. नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी. क्या होता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो. इनर्शिया इंटू क्या होगा बेटा, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर की जगह हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी को अगर आप आर डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस पर वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका, उस आर डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी. तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर. यस और नो. लीनियर वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से. ठीक है, अब मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे हम ओमेगा से. किससे लिखेंगे, ओमेगा से. ठीक है, इनर्शिया को मैंने लिख लिया आई से. किससे लिख लिया बेटा, आई से. ठीक है, तो मैंने कहा करें फिर से इसको सॉल्व. इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है आपके पास में एम आर स्क्वायर. क्या होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर इनटू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, v अपॉन आर. यस और नो. तो मैंने कहा क्या r से एक r कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका एम वी आर. तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर. ठीक है, और इसने क्या बताया एंगुलर मोमेंटम के लिए कि उस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाई 2 पाई के. तो मैंने इक्वेशन लिख ली एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो मैंने इक्वेशन क्या लिख ली बेटा जी, मैंने लिख लिया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल, तो मैंने n लिख लिया nh बाय 2 पाई. दिस इज माय इक्वेशन नंबर बी फ्रॉम बोहर. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ी अभी सेकंड पॉइंट के अंदर, के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर. सेकंड ये वाली एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई. क्लियर है. आइए इसी से ये फॉर्मूला निकालेंगे. याद रहे नेक्स्ट क्लास में सबको ये वाला फॉर्मूला याद होने चाहिए दोनों. ठीक है, आइए अब थर्ड की हम बात करते हैं. अगर थर्ड की हम बात करें, सॉरी फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें, तो फोर्थ पोस्टुलेट में ये कहता है कि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है एनर्जी भी क्या होती जाती है आपकी, डिफरेंट होती जाती है, बदलती जाती है. ठीक है, तो हर एक शेल की कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसे इसने नाम दिया ऑर्बिट का. तो इसने कहा एवरी शेल has its fixed energy. ठीक है, so that it is known as
so that it is known as orbits. ठीक है। फिफ्थ, इसने ये कहा कि अगर हम बात करें यहां पर, मान लो मेरे पास में ये एटम है बेटा, ये है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पे, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर से एनर्जी दे दी, तो ये क्या करेगा, हायर एनर्जी शेल में जंप कर जाएगा। मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसने क्या कर दी, अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अब उसको वापस से अपने वाले शेल में जाना, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है। अगर इसको हायर एनर्जी शेल में जाना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो इसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिट कर सकता है, एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी शेल में जा सकता है, एनर्जी लूज करके लोअर एनर्जी शेल में आ सकता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि यू कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन revolving in an atom, the electron revolving in an atom can absorb or gain energy, absorb or gain energy to transit from one energy shell to the another energy shell, to the another energy shell। ठीक है। मैंने कहा कि अगर उसको लोअर एनर्जी शेल से हायर में जाना है, लोअर से कहा जाना है उसको, हायर में, तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। मैंने कहा उसको लोअर एनर्जी, सॉरी, हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जाना है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट है आपके पास में, किसके, बोहर के पॉस्टुलेट है। किसके पॉस्टुलेट है ये, बोहर के पॉस्टुलेट। इसने ये भी कहा कि न्यूक्लियस एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये भी लिख लीजिए, वैसे हालांकि ये तो लिखने के रिक्वायर्ड नहीं है। आ जाओ, क्या बोला था इसने, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर of the atom in which neutrons and protons present inside it। क्लियर है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स है आपके बोहर के। इन सारे पॉस्टुलेट में से जो सेकेंड एंड थर्ड पॉस्टुलेट है, जिसमें हमने इक्वेशन को डेराइव किया है, वही पॉस्टुलेट सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल कर लेकर आएगा। सारे के सारे रेडियस के, वेलोसिटी के, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सबका फॉर्मूला वही दो इक्वेशन से आएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आज के लेक्चर को प्लीज पूरी तरीके से याद रखिएगा। पूरी तरीके से आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, तभी जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारी चीजों को क्विकली कॉप अप कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम रेडियस का फॉर्मूला तो डेराइव करेंगे, लेकिन अगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पर सारी चीजों को कैसे आपके दिमाग में रखना है, किस तरीके से क्या तरीका लगाना है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कैसे अप्रोच किया जा सकता है,
वो सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज कीप इन माइंड दैट टू फॉर्मूलाज, फर्स्ट इज kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, सेकंड इज mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा अपने चैप्टर को। अभी तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, आप उसे रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget to press the bell icon for the new future notifications. Thank you for watching.